अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे गेस्ट पेपर देखे थे और हमने देखा था कि किस तरह हम चैप्टर नंबर 1 में से एनालिटिकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर प्रोसीड कर रहे हो तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो आपको उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हम एनालिटिकल क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज के हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में पूरे लेक्चर्स की वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं ली है या आपको नहीं पता था उस टाइम मेरे चैनल के बारे में, तो आप वहाँ जाके एक दफ़ा लास्ट में देखो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिटिकल बेस्ड चीज़ें देखते हैं कि किस तरह हमने एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें से चूज़ करने हैं और उनको प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एटम जो है वो किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ था, किस तरह साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था। ये जनरल सा इंट्रोडक्शन है। ये अक्सर पूछ सकते हैं पेपर सेटर्स जो होते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे कि किस तरह एटम जो था वो किस तरह ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था, साइंटिस्ट के ज़हन में किस तरह थॉट्स जो थे वो ओरिजिनेट होना शुरू हुए थे। तो तब जाके हमारे पास एटम का जो कंसेप्ट था वो डेवलप हुआ, और ये एंड तक उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे पास एटम की डिस्कवरीज हुई थी। पूरे चैप्टर का जो सम अप किया हुआ है डिस्कशन में, वो इसी इंट्रोडक्शन में उन्होंने कर दी है। उस बाद उन्होंने बच्चों एटम के बारे में बताया है कि डॉल्टन के अकॉर्डिंग एटम का क्या कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उसने 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने कैसे डिस्कवर किए थे पॉजिटिव चार्ज, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्लम पुडिंग थ्योरी। बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में। बहुत बहुत बार उन्होंने रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरी थी जिसने बताया था कि किस तरह हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन्स का नाम तो बाद में आया था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किस तरह इंबेडेड हैं एक पुडिंग के अंदर जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखना हो तो देखो यहाँ पर जे थॉमसन है, यहाँ पर उसने बताया कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट है। नोबेल प्राइज इसको कब मिला था? 1906 के अंदर। और किस में मिला था? फिजिक्स के अंदर मिला था। ये आपने याद करना है एस एमसीयूज। अब 25% अगर पेपर आपको बच्चों एनालिटिकल बेस्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एमसीयूज में भी आ सकता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है, और इवन दो वो लॉ में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने अपने आप को वेल प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद के थॉट एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है कि ये हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ अपनी कुछ तरह का करना है तैयार। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं और आपसे पूरी डिस्कवरी नहीं पूछते किस तरह जे थॉमसन ने कैथोड की डिस्कवरीज की थी। उसके बाद बच्चों है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपने इसी तरह तैयार करना है। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये भी सारी आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का बच्चों ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह न्यूट्रॉन जो थे वो डिस्कवर हुए थे और किस दो एटम्स की वजह से हमारे पास न्यूट्रॉन बन रहे थे। तो आपको पता चाहिए हमारे पास एक बेरिलियम था और दूसरा हमारे पास हीलियम, मींस के अल्फा पार्टिकल से जब हमने इनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई थी तब हमारे पास एक कार्बन 12 आइसोटोप बना था और एक न्यूट्रॉन बना था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में आ सकता है और बहुत बार भी आया है। उसके बाद बच्चों है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टॉपिक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 2 जो है। ठीक है, ये बेसिस है केमिस्ट्री की, तो आपने अच्छी तरह इसको याद करना है। ठीक है, और इसकी डायग्राम लाजमन आपने तैयार करनी है। उसके बाद बच्चों आता है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये भी आपने लाजमन याद करना है। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है। और साइंटिस्ट के बारे में भी आपने पढ़ना है कि रदरफोर्ड ने कैसे कैसे काम किया था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। अब बच्चों यहाँ पर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने बताए हुए 2, लेकिन उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन मैंने खुद ऐड किए हैं एनालिटिकल बेस के अकॉर्डिंग कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि साइंटिस्ट के ज़हन में कौन से क्वेश्चंस जो थे वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में अराइज हुए थे। ठीक है, तो आपने ये 3 क्वेश्चंस भी लाजमन याद करने हैं और लिख के आने हैं अगर आया डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। उसके बाद बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास आपके लेवल तक ये सबसे एडवांस थ्योरी है। उसके बाद ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्वांटम थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। ये आपके लेवल तक ये बोहर एटॉमिक थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में भी आपने नील बोहर के बारे में भी लास्ट में याद करना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और ये MVR इज इक्वल टू NH/2 बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जहन में रखना है। ये MCUs में आ सकता है। देन डू यू नो। ये डू यू नो के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि डू यू नो जो होता है बेसिकली वो आपकी बुक का ही पार्ट है, चैप्टर का ही पार्ट है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप इसमें से आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? ठीक है, पढ़ के जाओगे तो पता होगा कि क्वांटम का मतलब क्या होता है। और ये भी देखना है कि जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक को किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइफ स्पैन जो है वो करना इतना जरूरी नहीं होता। आपने बस देखना है कि उस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है केमिस्ट्री की फील्ड में या किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। देन है बच्चों समरी डिफरेंसेस बिटवीन दी टू थ्योरीज। तो आपको पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक के अंदर क्या डिफरेंसेस थे।
अगर उन्होंने आपको बहुत सा क्वेश्चन पूछना हो, मीन्स कि वो हो सकता है आप क्वेश्चन देखें राइट अ नोट ऑन बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, वो आपसे एनालिटिकल वे में पूछ सकते हैं। इससे पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो खराब था, तो उसको किस साइंटिस्ट ने करेक्ट किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको बोहर ने करेक्ट किया था और किस तरह करेक्ट किया था, ये आपने सब कुछ बताना है। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट ऐसा था जिसने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये सारे क्या है, ये आपकी बुक की रीडिंग में से ही है। ठीक है, कोई बाहर से नहीं है, लेकिन उन्होंने बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देनी है। उसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता चाहिए कितने हमारे पास शेल्स होती हैं, कितनी सब शेल्स होती हैं। ठीक है, और किस तरह आप फिलिंग कर रहे हो अपने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एग्जाम्पल आपको गिवन है यहाँ पर बच्चों, आपके पास एक टेबल आता है, उसके अंदर उन्होंने एटलीस्ट मेरे ख्याल से 18 आर्गन तक उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप 1 से 40 तक एलिमेंट्स के नाम याद करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद करो। मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट में जाओ तो वहां पर होगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताया कि किस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। ठीक है, तो आप वहां से देख लो इसको। और ये सब एलिमेंट्स की आपने करके जानी है। किसी भी वो एलिमेंट्स की आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको एमसीक्यू में पूछें किसी एक एलिमेंट के देके, शॉर्टकट से पूछ लें, या ये भी हो सकता है कि वो आपको लॉन्ग के अंदर 3 से 4 आपको कोई दे दें आपको एलिमेंट्स और कहें कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाएं। तो जब आपको इनका एटॉमिक नंबर आता होगा तब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आसानी से कर लोगे। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास है आइसोटोप्स का। ठीक है, आइसोटोप्स की आपने एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, साथ इसकी तीनों स्ट्रक्चर्स भी आपने पेपर में ड्रॉ करके आने हैं, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ने आपको दे दिया है। ठीक है, कार्बन के भी तीनों। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर क्लोरीन जो है वो 37 है, मीन्स कि इसकी आइसोटोपिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसके पास कितना, इसका मैस नंबर कितना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन बच्चों एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि रेडियोथेरेपी कहाँ कहाँ इसका आइसोटोप का यूज है। अब देखो बच्चों यहाँ से एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए हम कौन से आइसोटोप्स यूज करते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। अब एक ही लाइन के अंदर उन्होंने 2 बातें आपसे पूछ ली हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट करनी होती है स्किन कैंसर के लिए, और किस वजह से हमें ये फायदेमंद देते हैं, क्योंकि ये इमिट करते हैं लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, जो कि इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जो गाइटर होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए कौन सा हम आइसोटोप यूज करते हैं, तो वो आयोडीन 131, 32, 33 कोई भी टाइप दे सकते हैं आप, कोई भी एक दूसरा कोई उठा के दे सकते हैं, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स 1 आयोडीन 131 जो होता है वो यूज होता है गाइटर की ट्रीटमेंट के लिए इन थायराइड ग्लैंड। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि बोन ग्रोथ के लिए कौन सा हमारे पास आइसोटोप या कौन सा एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कार्बन डेटिंग क्या होती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये ऊपर सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने यही बताई हुई है कि हम किस लिए यूज करते हैं कार्बन डेटिंग को। उसके बाद बच्चों केमिकल रिएक्शन स्टार्ट टर्मिनेशन, ये भी आपको पता है कि कार्बन 14, ये सारा ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, सब आपने तो पूरा चैप्टर तैयार करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने ये चीजें छोड़ देनी, ये चीजें नहीं करनी। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया चैप्टर नंबर 1 के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी कह रही हूँ कि आपने उन वीडियोस की तरफ नहीं जाना कि जो कहते हैं कि आप ये सिर्फ तैयार कर लें, ये सिर्फ लॉन्ग तैयार कर लें। नहीं बच्चे, आप अभी 9th में हो, आप अभी से ऐसी हरकतें करोगे तो फिर आप फर्स्ट या सेकंड में आपका क्या बनेगा। आपके पास अभी टाइम है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फुल चैप्टर जो है वो तैयार करें। ठीक है, फुल चैप्टर तैयार किया होगा तो फिर इंशाल्लाह आपके नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर सेटर ने हर एक चीज को टच करना होता है। आपको चाहिए कि आप अपना सारा पहले अच्छी तरह याद करो, उसके बाद फिर आप मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर के ऊपर जाओ। ठीक है, आगे एप्लीकेशन पावर जनरेशन बच्चों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरह यूरेनियम जो होता है वो हमारे पास यूज होता है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। उसके बाद बच्चों देन मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट्स, इनको मिस नहीं करना। मैं बार बार कह रही हूँ किसी भी चैप्टर के की पॉइंट्स को मिस नहीं करना। यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज वो देते हैं। उसके बाद आपने एक्सरसाइज तो लाजमन करनी है, शॉर्ट का आंसर भी करने हैं और लॉन्ग के आंसर भी करने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि पेपर में आए हुए हैं। ओके भाई, चैप्टर नंबर 2 के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हाट क्वेश्चन वर रेज्ड बाय द सेंसर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव प्रॉपर्टीज ऑफ केनार रेस, तो बच्चों केनार रेस की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी प्रॉपर्टीज कैथोड की भी याद करनी है और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज भी याद करनी है। ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा है कोई भी जनरल एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफाइन आइसोटोप, गिव आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन विद रेशियोज प्रेजेंट इन नेचर। तो आपको पता है बच्चों क्लोरीन और कार्बन की रेशियोज आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, वो आपको एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी दे सकते हैं। ये अच्छी तरह याद करके जाना है। देन हमारे पास फॉर पर्सन U235 इज यूज, मीन यूरेनियम 235 हम किस पर्पस के यूज करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम 235 को यूज करते हैं।
उसके बाद है बच्चों व्हाट इज कार्बन डेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। मैं अभी बता के हटी हूँ कि कार्बन डेटिंग क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उससे मेजर एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को मेजर कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों राइट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोह्र's एटॉमिक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने बताना है कि क्या डिफरेंसेस हैं रदरफोर्ड और बोह्र एटॉमिक मॉडल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था बेसिक चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आई होप सो कि आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। बच्चों सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करो कि नहीं मैं गेस्ट पेपर तैयार कर लेता हूँ, अभी तो आपके पास काफ़ी मंथ्स हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह इनको याद करो, सारी चीज़ें याद करो, उसके बाद आप लोग जाओ अपने गेस्ट पेपर के ऊपर। वीडियो बनाने का बेसिकली बच्चों मकसद ये होता है कि मैं आपको ज़्यादा मोटिवेट करूँ, ठीक है, ताकि आप दिल लगाकर पढ़ो, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपकी हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने हर पूरे चैप्टर 9th के ऊपर, पूरी क्लास 9th के ऊपर मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।